हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे। गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी हो रखी है बाहर में। थोड़ा सतर्क रहें और थोड़ा सावधान भी रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग तरंग के इस वीडियो लेक्चर में आज बात करने वाले हैं। जो तरंग है, तरंग को रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन राशियों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किन किन पदों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कुछ पदों के बारे में आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे। स्वागत है अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तरंगों का निरूपण। तरंगों का निरूपण का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। तरंग को निरूपित करने मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन भौतिक राशियों का उपयोग किया जाता है, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि तरंगों को निरूपित करने के लिए मतलब तरंगों को, वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ राशियों, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का वर्णन किया जाता है। उसमें सबसे पहला आता है आयाम का। देखिए, तरंग को जब हम देखते हैं जस्ट लाइक दिस कि ये जो पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसको कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था या अंग्रेजी में मीन पॉइंट। मीन पॉइंट से एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है पार्टिकल और एक बार निगेटिव डायरेक्शन में जाता है। मतलब जिधर एक बार विस्थापित हमने किया है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर देखिए, साम्यावस्था से एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, देन अगेन ऊपर। इसी तरह से वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब वेव को दर्शाने का ये एक तरीका है। अब इसके जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है या फिर जो क्वांटिटीज हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बात करते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में, जिसको हिंदी में आयाम कहा जाता है। तो आयाम जो है वो क्या होता है, तो कहता है तरंगों के कणों का उसकी साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम विस्थापन जितना होता है उसको कहते हैं उसकी आयाम। क्या कहा, तरंगों के किसी कण, कोई भी एक पार्टिकल्स, ये जो यहां से यहां तक आ रहा है सब का सब एक पार्टिकल्स है, किसी एक पार्टिकल द्वारा इसकी साम्य अवस्था मतलब मीन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड या आयाम कहा जाता है। यहां पर देखेंगे जो एक पार्टिकल है, अगर वो यहां से यहां पर आ रहा है, कितना इस मीन पॉइंट से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। और याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है टॉप पॉइंट, इसी को पीक बोला। इस पीक पर और इस साम्यावस्था के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही इस पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड या आयाम होगा। तो आयाम कहां पर है, तो एक बार निगेटिव एम्पलीट्यूड होगा, एक बार पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा। जब साम्यावस्था से पॉजिटिव डायरेक्शन में विस्थापन होगा उस समय जो है आपका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा, और जब नीचे जाएगा तो निगेटिव एम्पलीट्यूड में जा रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है तरंग दैर्घ्य का कॉन्सेप्ट। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि एक कण अपनी साम्यावस्था से चला, फिर वापस लौट गया, फिर अपनी साम्यावस्था, एक दोलन पूरा करने में कण द्वारा तय की गई कुल दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वेव लेंथ अंग्रेजी में कहते हैं उसको तरंग दैर्घ्य। या फिर आप कह सकते हैं कि दो लगातार श्रृंग और दो लगातार गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वह भी क्या है, तरंग दैर्घ्य है। एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। जब कोई कण कंपन या दोलन करती है, कोई कण वाइब्रेशन कर रही हो या फिर ऑसिलेशन कर रही हो, तो एक दोलन या कंपन होने में जितनी दूरी कण द्वारा तय की जाएगी या जितनी दूरी कण तय करती है उसी दूरी को तरंगदैर्घ्य या फिर वेवलेंथ कहा जाता है। एक तरंग द्वारा कंप्लीट एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय, एक कंप्लीट चक्र पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा, तरंग दैर्घ्य।
सॉरी दूरी, जितनी दूरी एक चक्र पूरा करने में लगेगी वो उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। यहां पर क्या कहता है कि या एक दोलन में कण द्वारा एक कंप्लीट दोलन करने में, एक कंप्लीट दोलन करने में लगा जो दूरी तय करेगा, जो दूरी तय करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। इसे लैम्डा साइन से व्यक्त किया जाता है, इस तरह का साइन से इसको व्यक्त किया जाता है। दो तरह के यांत्रिक तरंगे होते हैं जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। एक हमारा जो तरंग है उसका नाम है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे का नाम है अनुदैर्घ्य तरंग। याद होगा आप लोगों को, जो अनुप्रस्थ तरंग होता है वह श्रृंग और गर्त ऊपर और नीचे के रूप में गति करती है, लेकिन जो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विरलन के तरह से आगे बढ़ती है। एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है, एक बार सिकुड़ती है और एक बार फैलती है, सिकुड़ा फैला, सिकुड़ा फैला, इसी तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो यहां पर कहता है अनुप्रस्थ तरंग के केस में, जब अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के केस में क्या होता है, दो क्रमागत श्रृंग, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, दो क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होगी उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए आपको मिलेगा कि दो क्रमागत, एक यहां पर और एक यहां पर, दो क्रमागत, दो लगातार कंसेक्यूटिव जो हमारे पास श्रृंग है जिसको कि हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। या फिर दो क्रमागत गर्त या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो दूरी होगी इसी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहेंगे। अब दूसरा केस क्या आता है, अनुदैर्घ्य तरंग, ट्रांसवर्स, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक था आपका अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, दूसरा आया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसके संदर्भ में अगर बात करें, उसके अगर रिस्पेक्ट में बात करें, तो दो क्रमागत संपीड़न, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और दो क्रमागत विरलन, मतलब दो कंसेक्यूटिव जो विरलन है, जो रिफ्रैक्शन है, उसके बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या उसके बीच की जो दूरी होगी तरंग दैर्घ्य होगी। एक बार कंप्रेस करेगा और एक बार फैलेगा, तो दो लगातार सिकुड़न, जो कंप्रेशन होगा उसके बीच की दूरी, और दो लगातार क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, क्योंकि पता है जब तरंग चलेगा तो एक बार ट्रफ आएगा तो एक बार क्रस्ट आएगा, एक बार ट्रफ आएगा, एक बार क्रस्ट आएगा, एक बार ट्रफ आएगा। उसी तरह से एक बार संपीड़न आएगा, एक बार विरलन आएगा, एक बार संपीड़न आएगा, एक बार विरलन आएगा। तो दो क्रमागत संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी जो होगी वो तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। अब अगला जो टर्म आता है वो है आपका आवर्त काल, जिसको कि टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि किसी तरंग द्वारा, किसी भी वेव द्वारा एक तरंग दैर्घ्य की दूरी के, एक तरंग दैर्घ्य का डिस्टेंस मतलब करने में, तय करने में जितना समय लगता है उस समय को तरंग का आवर्त काल कहते हैं। मतलब हमने कहा एक बार कोई पार्टिकल्स जो है वो इस जगह पर है, इस क्रस्ट पर है, और एक बार इस क्रस्ट पर है, ठीक है। तो यहां से यहां आने में पार्टिकल्स को जितना टाइम लगेगा वही टाइम क्या कहलाएगा, उस पार्टिकल का टाइम पीरियड कहलाएगा। क्योंकि एक बार पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, एक बार पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, तो जितना समय इसको एक तरंग दैर्घ्य, एक वेवलेंथ पूरा करने में लगेगा वही उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। वही चीज यहां पर मेंशन किया है कि तरंग द्वारा तरंग दैर्घ्य की दूरी, एक तरंग दैर्घ्य मतलब वन वेवलेंथ की दूरी तय करने में लगा समय ही उसका क्या कहलाएगा, आवर्त काल कहलाएगा। अब अगर आगे बात करें, आवृत्ति आती है, आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है एक सेकेंड में कितना तरंग दैर्घ्य क्रॉस कर गया। मतलब एक सेकेंड में कंपन या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहां पर समझते हैं कि आवृत्ति क्या है, एक सेकेंड में कण द्वारा कंपन या दोलन की संख्या
या तरंगदैर्घ्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में कितना ये जो पार्टिकल्स है, कितना तरंगदैर्घ्य जो है, वेवलेंथ जो है वो क्रॉस कर जाता है, वही उसकी आवृत्ति होगी। या फिर एक सेकेंड में कितना कंपन कर जाएगा, या फिर एक सेकेंड में कितना दोलन कर जाएगा, नंबर ऑफ दोलन्स, नंबर ऑफ कंपन्स, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इट्स आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एक सेकेंड में कण द्वारा कंपन या दोलन या तरंगदैर्घ्य की संख्या जो होगी वही क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। इसे F या N द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे F या N द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं तरंग चाल की, वेव स्पीड के बारे में बात करते हैं। कहता है कि तरंग द्वारा, वेव के द्वारा एकांक समय मतलब यूनिट सेकेंड में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, तरंग चाल कहलाती है। तरंग चाल जो है क्या कहलाती है, एकांक समय में तरंग द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होगी, जो तय की गई दूरी होगी, वही उसकी चाल कहलाएगी। ठीक है, जैसे कहते हैं कि यहां पर देखिए एक श्रृंग है और यहां पर श्रृंग है, ये गर्त है और एक ये गर्त है। एक श्रृंग और दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और यहां भी हमारा क्या है, तरंगदैर्घ्य। दो कंसेक्यूटिव जो हमारे पास गर्त है, ट्रफ है, उसके बीच की दूरी। अब यहां पर क्या आता है, जो तरंग चाल है वो किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड में कितनी बार ये चीज क्रॉस कर गया, ठीक है, या फिर एक सेकंड में कोई पार्टिकल्स जो है कितनी बार दोलन कर गया, वो उसका क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। तो मान लिया कि आवृत्ति बराबर n है, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो तरंगदैर्घ्य है, जो इसके ट्रफ और क्रस्ट के बीच की दूरी है, वो मान लेते हैं लैम्डा है। इस आधार पर तरंग चाल जो है वो होता है n इंटू लैम्डा, मतलब आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य से निरूपित किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, जैसे आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग चाल, वेव स्पीड। क्लियर है? तो आगे हम लोग बात करेंगे अलग भूकंपीय तरंगों के बारे में, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, कि कितने प्रकार के अर्थक्वेक वेव्स होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।